बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बेस्ड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और ये हमारी यूथ कंपटीशन बुक से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वेयर फ्रॉम डिड एडलस हक्सले बोरो द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। जो एडलस हक्सले का प्ले था ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इसका टाइटल इन्होंने कहाँ से बोरो किया था? ये हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 का आया हुआ प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए यूफेस्म, लाइली का यूफेस्म, सिडनी का आर्केडिया, बेकन का न्यू अटलांटिस और डी शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट। तो हमारा जो ये लिया गया है इनका टेम्पेस्ट से लिया गया है, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से लिया गया है, जिसमें उसकी हीरोइन मिरांडा जब कहती है ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जब संसार को देखती है और उसके बारे में कहती है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज़ अ डिस्टोपियन नॉवेल। ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक डिस्टोपियन नॉवेल है जिसको एडलस हक्सले द्वारा लिखा गया था 1931 में, जबकि टेम्पेस्ट एक प्ले है एंड पब्लिश्ड इन 1932 और 1932 में ये पब्लिश हुआ था। द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड ड्राइव्स फ्रॉम मिरांडाज स्पीच, ये मिरांडा की स्पीच से लिया गया है। इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट एक्ट 5 और सीन फर्स्ट, जिसमें जब ये इसकी हीरोइन कहती है ओ वंडर, ओ वंडर, ओ वंडर हाउ मैनी गुडली क्रिएचर आर देयर हियर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो ये लाइनें इसे ली गई हैं प्ले से द टेम्पेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी, कि बायोग्राफिया लिटरेरिया जो था वो वास्तव में क्या था? ऑप्शन ए पोएम, बी अ प्रीफेस, सी एन एपीलॉग, डी ए बायोग्राफी, ई क्रॉनिकल। तो जो बायोग्राफिया लिटरेरिया था ये एसटी कॉलेज के द्वारा लिखा गया था और ये एक प्रीफेस है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये बायोग्राफी पर बेस्ड है लेकिन ये प्रीफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश्ड, कि कौन सी ईयर में बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए 1802, ऑप्शन बी 1807, ऑप्शन सी 1817, ऑप्शन डी 1719, ऑप्शन ई 1811। तो इसके बारे में ये डिटेल में जानते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ये पूछा गया प्रश्न है 2014 में। इसके बारे में जानते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, जैसा मैंने भी आपको बताया था, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1817 ऑन 2 वॉल्यूम्स ऑफ 23 चैप्टर्स। ये 2 वॉल्यूम्स में आया था और 23 चैप्टर्स थे। द वर्क इज़ लॉन्ग, ये वर्क काफ़ी लंबा है, एंड लूजली स्ट्रक्चर्ड, एंड ऑल्दो देयर आर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो था ये 1817 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मास्क ऑफ 7 डेडली सिंस अपीयर्स इन, कि जो मास्क है 7 डेडली सिंस का वो कहाँ अपीयर होता है? ऑप्शन ए द फेरी क्वीन, बी हेमलेट, सी मैकबेथ, डी स्पेनिश ट्रेजेडी और ई टेम्पेस्ट। तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए राइट हो जाता है, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आया हुआ है 2014 में और इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट है कि जो मास्क है 7 सिंस का वो फेरी क्वीन में मिलता है। हमें देखने को डिटेल में जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। द मास्क ऑफ
7 deadly sins appears. The fairy queen. 7 deadly sins are pride, greed, lust, envy. उसमें जो शायद 7 सिन हैं वो हैं ग्रीड, लस्ट, एनवी, ग्लूटनी, रात, स्लोथ। ये सभी इसमें अपीयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए 19th सेंचुरी मेलोड्रामा। इनमें जो दिए हुए हैं ये इनमें से कौन सा 19th सेंचुरी का मेलोड्रामा नहीं है। ऑप्शन ए द मिलर एंड हिज मैन, बी पिग्मेलियन, और सी ब्रोकन सोर्ड, द वुड्समैन्स हर्ट, और ई ए टेल ऑफ मिस्ट्री। ये छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का 2040 का क्वेश्चन है। टू 2014 में आया हुआ है। पिग्मेलियन, इनमें जो हमारा आंसर है बी ऑप्शन राइट है। पिग्मेलियन इज नॉट अ 19th सेंचुरी मेलोड्रामा, इट इज़ ए प्ले बाई GB शॉ, नेम्ड आफ्टर 2 Greek mythological figures. It was first presented on stage on the public in 1930। इसको सबसे पहले 1913 में पब्लिक किया गया था और इसे प्रेजेंट किया गया था, और इसका 2 माइथोलॉजिकल फिगर पे, ये ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर के आधार पर इसका नेम रखा गया था पिग्मेलियन। नेक्स्ट, द म्यूज़ ऑफ कॉमेडी इज़, जो कॉमेडी की म्यूज़ है इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए थैलिया, बी क्लियो, सी कैलियोप, डी यूरेनिया, ई एरेटो। तो जो इसमें म्यूज़ हैं कॉमेडी की वो हैं ऑप्शन ए राइट है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाता है। द म्यूज़ ऑफ कॉमेडी इज़ थालिया। थालिया को कॉमेडी की म्यूज़ माना जाता है, कॉमेडी की देवी। थालिया वाज द गॉडेस ऑफ हु प्रिसाइड ओवर कॉमेडी एंड एडलिक पोइट्री एंड इन एंशियंट माइथोलॉजी। सी वाज वन ऑफ द 9 म्यूसेस। ये 9 म्यूसेस में से एक हैं। द म्यूसेस आर द इंस्पिरेशन गॉडेस ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट्स इन द ग्रीक माइथोलॉजी। जो म्यूसेस हैं इसमें देवियाँ हैं ग्रीक माइथोलॉजी में। साइंस की देवी हैं, आर्ट की हैं और लिटरेचर की। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रोमन सटायरिस्ट। इनमें से कौन सा रोमन सटायरिस्ट नहीं है। ए क्विंटिलियन, बी हॉरेस, सी जुवेनल, डी एरिस्टोफेंस, ई पर्सियस। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी एरिस्टोफेनस। जो एरिस्टोफेनस है ये कॉमिक प्ले राइट ऑफ कॉमेडी राइटर ऑफ एंशियंट एथेंस एंड ए पोइट ऑफ ओल्ड एटिक कॉमेडी। ही वॉज नॉट सटायरिस्ट। ये एक सटायरिस्ट नहीं थे बल्कि ये एटिक कॉमेडी राइटर थे, ये सटायरिस्ट नहीं थे, एरिस्टोफेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच स्कूल डू जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड एंड्रयू मार्वेल बिलोंग। किस स्कूल से ये बिलोंग करते थे। हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल। ऑप्शन ए रोमांटिक, बी विक्टोरियन, सी मेटाफिजिकल, डी रेनेसा। तो यह हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट है। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वाज कॉइन्ड बाई क्रिटिक सैमुअल जॉनसन टू डिस्क्राइब द लूज ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी। जिन्होंने जो ये वर्ड था टर्म मेटाफिजिकल पोइट, लूज ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी का जो लूज ग्रुप ऑफ पोइट्स था उसको डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने सैमुअल जॉनसन ने इस वर्ड को कॉइन किया था।
और इसके ये बिलोंग करते थे जॉन डन इससे, जॉर्ज हर्बर्ट एंड एंड्रयू मार्वेल इस स्कूल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय वेक्लिफ? इनमें से कौन सी बुक को वेक्लिफ के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में? बी ए अलिटरेटिव वर्सेस, बी बाइबल, सी किंग एंड नो किंग, डी गॉर्बोडक। ऑप्शन यहाँ हमारा आंसर बी राइट है। इन्होंने जो वेक्लिफ हैं इन्हें बाइबल के लिए जाना जाता है। इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। जॉन वेक्लिफ वाज ए इंग्लिश थियोलॉजियन, फिलोसोफर, चर्च रिफॉर्मर एंड प्रोमोटर ऑफ द फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। इन्होंने फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन दिया था बाइबल का टू इंग्लिश। ही वाज वन ऑफ द फोर रिफॉर्मर्स ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी बोला जाता है वेक्लिफ को। इन्होंने रिफॉर्मेशन के क्षेत्र में काफ़ी काम किया था। इनको रिफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 100 Years वॉर वाज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड। जो 100 Year वार्स था वो किस किस के बीच लड़ा गया था? ये यहाँ हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाता है। 100 Year वार्स इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। डिटेल में थोड़ा जानते हैं। द 100 Years वाज ए सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन वेस्टर्न यूरोप फ्रॉम 1337 से लेकर 1453 तक, वेस्ट बिटवीन द हाउस ऑफ प्लेंटेगनेट एंड इट्स कैडेट हाउस ऑफ लैंकास्टर, रूल्स ऑफ द किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड हाउस ऑफ वेलोइस ओवर द राइट रूल द किंगडम ऑफ फ्रांस। तो ये जो 100 Year वार्स था ये 1337 से 1453 तक चला था। और ये किस किस के बीच चला था? हाउस ऑफ प्लेटेगनेट एंड इसके कैडेट, और इसके जो कैडेट थे हाउस ऑफ लैंकास्टर, इनके बीच चला था। रूल्स ऑफ द किंगडम ऑफ इंग्लैंड, इनके बीच ये वॉर चला था और ये 100 साल तक चला था। और ये बहुत ही बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसा कि आपने भी क्वेश्चन में ही देखा था। हु सेड God is in his heaven and all is right with the world। ये किसने कहा था कि भगवान स्वर्ग में है और संसार में सब कुछ ठीक है? ये भी 2017 का MP असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउनिंग, बी अल्फ्रेड, सी जॉन कीट्स, डी मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ऐसा किसने कहा था कि गॉड हेवन में है और संसार में सबके साथ सब कुछ ठीक है? इसका आंसर है हमारा ए रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ऐसा कहा था। पीपा पासेज इज ए वर्स ड्रामा बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है ये बाई रॉबर्ट ब्राउन। इट वाज पब्लिश्ड इन 1841। इसको 1841 में पब्लिश किया गया था। 1841 में ये पब्लिश हुआ था एज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हिज बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स सीरीज। फेमस लाइन्स गॉड इज इन हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, यानी इसकी सबसे फेमस लाइन है कि गॉड इज इन हेवन ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड अपीयर्स इन दिस वर्स ड्रामा। इस वर्स ड्रामा में ये लाइनें आती हैं। बीट जनरेशन क्या है? ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियन ऑथर्स, ए ग्रुप ऑफ ऑथर्स फ्रॉम अफ्रीका रिनाउंसिंग देयर colonial past, सी ए ग्रुप ऑफ ऑथर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम एशियन कंट्रीज, ए ग्रुप ऑफ non-conformist authors of the emerged in America in 1950s। तो इसके देखते हैं, इसका आंसर नंबर डी राइट है। डिटेल में देखते हैं इसको। यहाँ राइट हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। और डी बीट मूवमेंट इज ऑल्सो
बीट जनरेशन, जो बीट मूवमेंट है इसको बीट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन सोशल एंड लिटरेरी मूवमेंट ओरिजिनेटिंग इन द 1950, जो 1950s में ये हुआ था बीट मूवमेंट, और ये अमेरिकन सोशल लिटरेरी मूवमेंट था। सेंटर्ड इन द बोहेमियन आर्टिस्ट, ये बोहेमियन आर्टिस्ट पर केंद्रित था। कम्युनिटीज़ ऑफ सैन फ्रांसिस्कोस, नॉर्थ बीच, लॉस एंजल्स, वेनिस, वेस्ट एंड, न्यूयॉर्क सिटी, ग्रीनविच, यानी इन क्षेत्र के जो विलेज थे इन पर ये केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, इनमें से कौन से यूनिवर्सिटी विट्स हैं? ऑप्शन ए शेक्सपियर, बी व्याट, सी हर्बर्ट, डी मॉर्लो। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है मॉर्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डिस्कस करते हैं। मॉर्लो, क्रिस्टोफर मॉर्लो, इनका पूरा नाम क्रिस्टोफर मॉर्लो था। वाज द यूनिवर्सिटी बिट्स, ये यूनिवर्सिटी बिट्स माने जाते हैं। द यूनिवर्सिटी बिट्स इन ए फ्रेज यूज्ड टू नेम, ये एक ग्रुप को दिया गया नेम था यूनिवर्सिटी बिट्स, और ये 16th सेंचुरी के इंग्लिश प्लेराइट और पैम्फलेटियर्स थे, हु वर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, जिनकी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी, इनको यूनिवर्सिटी बिट्स कहा जाता था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स डज नॉट बिलोंग टू द विक्टोरियन पीरियड, निम्न जो दिए गए हैं ऑथर, इनमें से कौन से विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग नहीं करते हैं? ए टेनिसन, बी ब्राउनिंग, सी थॉमस ग्रे, डी मैथ्यू अर्नोल्ड। तो यहाँ हमारे जो ऑप्शन सी है वो राइट है, थॉमस ग्रे इससे बिलोंग नहीं करते हैं, विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग नहीं करते हैं। थॉमस ग्रे डज नॉट बिलोंग टू द विक्टोरियन पीरियड। His an elegy written in a country churchyard is one of the best known of his English lyric poem। जो उनकी रिटन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बहुत ज़्यादा जानी गई उनकी इंग्लिश लिरिक पोएम है। ऑल्दो हिज लिटरेरी आउटपुट वाज स्लाइट, ही वाज द डोमिनेंट पोइटिक फिगर इन द मिड 18th सेंचुरी के, ये मिड 18th सेंचुरी के पोइट हैं, एंड प्रीकर्सर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, और रोमांटिक मूवमेंट के प्रीकर्सर हैं थॉमस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पीरियड ऑफ लिटरेचर इन विच वेकरली, कॉन्ग्रीव एंड ड्राइडन डेवलप्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स। उस एज का नाम बताइए जिस एज में वेकरली, कॉन्ग्रीव एंड ड्राइडन ने कॉमेडी ऑफ मैनर्स को डेवलप किया था। ये भी 2017 का MP असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है। ए जैकोबियन पीरियड, बी नियो क्लासिकल पीरियड, सी रोमांटिक पीरियड, डी रेस्टोरेशन पीरियड। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वो है रेस्टोरेशन पीरियड। ये सभी रेस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द मोस्ट नोटेबल फिगर इन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन 1833, कि इनमें से सबसे नोटेबल फिगर कौन सा है जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो 1833 में हुआ था उसके नोटेबल फिगर थे? ऑप्शन ए केबल, बी न्यूमैन, सी फ्रूड, डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी न्यूमैन। न्यूमैन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, जॉन हेनरी न्यूमैन वाज द मोस्ट नोटेबल फिगर इन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन 1833। 1833 में हुआ था। ये इंग्लिश थियोलॉजियन एंड पोइट थे। ही बिकेम वन ऑफ द, यहाँ ऑफ है, वन ऑफ द मोर नोटेबल लीडर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ये मोस्ट ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के सबसे मोस्ट नोटेबल फिगर के रूप में आगे आए थे, जिनका फुल नेम है जॉन हेनरी न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द थिएटर्स वर क्लोज्ड इन इंग्लैंड। कौन सा ईयर था जिसमें इंग्लैंड में थिएटर क्लोज हो गए थे? तो यहाँ आप
देखेंगे कि यहाँ ऑप्शन है हमारे पास से 1642, ऑप्शन बी 1650, ऑप्शन सी 1660, ऑप्शन डी 1665। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 1642 में इंग्लैंड में थिएटर क्लोज हो गए थे। उस समय जो इंग्लिश जो वॉर चल रहा था, इन दिस पीरियड इंग्लिश वाज रूल्ड बाई पार्लियामेंट अंडर द प्यूरिटन लीडर। यहाँ ओलिवर क्रोमवेल का शासन था। जब ओलिवर क्रोमवेल का शासन आया तो उस समय ड्रामा ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड फॉर द 18 ईयर्स। लगभग 18 सालों के लिए यहाँ से ड्रामा एकदम गायब हो गए। सभी जो थिएटर थे वो बंद कर दिए गए थे। पब्लिक थिएटर सब सितंबर 1642 में बंद कर दिए गए थे। जो दिस पीरियड इंग्लिश वाज रूल्ड बाई पार्लियामेंट अंडर द प्योरिटन लीडर ओलिवर क्रोमवेल। जेम्स की फर्स्ट की मृत्यु के बाद ओलिवर क्रोमवेल का शासन आया था। उसने इन सभी को बंद कर दिया गया था। और इसकी मृत्यु के बाद, ओलिवर क्रोमवेल के बाद जब जेम्स सेकंड का शासन आया, तब जाकर इनको दोबारा से शुरू किया गया था। व्हाट डिड द प्री रैफलाइट्स एम एट। जो प्री रैफलाइट्स ग्रुप था उनका जो एम क्या था? ऑप्शन ए शोइंग इंटरेस्ट इन मीडियवलिज्म, बी पिक्चरियल रियलिज्म विद सिंबलिक ओवरटोन्स, सी यूनियन ऑफ द फ्लैश एंड द स्पिरिट, डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज राइट। जो प्री रैफलाइट ब्रदरहुड थी, ग्रुप ऑफ ये यंग ब्रिटिश पेंटर्स का ग्रुप था। हु बैंडेड टुगेदर इन 1848। ये 1848 में एक हो गए थे। इन रिएक्शन अगेंस्ट व्हाट दे कंसीव्ड टू बी द अनइमेजिनेटिव एंड आर्टिफिशियल हिस्ट्रिकल पेंटिंग ऑफ द Royal Academy, and who purportedly sought to work express a new moral seriousness and sincerity in their work. This aim was showing interest in medievalism, pictorial realism with symbolic overtones. Next question. Who gave the leader of pre-Raphaelite group of artists in England? जो pre-Raphaelite ग्रुप था इंग्लैंड में, आर्टिस्टिक ग्रुप था, उनमें इसका लीडर कौन था? किसने इसकी लीडरशिप की थी? ए स्विनबर्न, बी मॉरिस, सी डीजी रोसेटी और डी क्रिस्टियाना रोसेटी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी राइट है कि जो डीजी रोसेटी थे इस प्री रैफलाइट ग्रुप के जो आर्टिस्ट ग्रुप था, इसके एक यंग पार्ट लीडर थे। और ये ग्रुप 1848 में एकत्र हुआ था। किसके अगेंस्ट हुआ था? व्हाट दे कंसीव्ड टू बी अनइमेजिनेटिव एंड आर्टिफिशियल हिस्टोरिकल पेंटिंग ऑफ रॉयल एकेडमी। नेक्स्ट, द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द विक्टोरियन एरा वाज पास्ड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो ग्रेट रिफॉर्म एक्ट था जिससे शुरुआत मानी जाती है विक्टोरियन एरा की, वो किसके द्वारा पास किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसके द्वारा पास किया गया था? ऑप्शन ए 1830। कब पास हुआ था? ऑप्शन ए 1830, बी 1832, सी 1837, डी 1835। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1832 में ये पास हुआ था। और इसको किसके द्वारा पास किया गया था? नेक्स्ट, यहाँ ऑप्शन बी हमारा राइट है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1832 वाज एन एक्ट of Parliament of United Kingdom that introduced major changes to the electoral system। इसने इलेक्टोरल जो सिस्टम था उसके चेंज को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड और वेल्स में। और इसी से
विक्टोरियन एरा की शुरुआत मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो न्यू क्लासिकल एज है उसे इंग्लिश में किस दूसरे नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जैकोबियन एज, बी रेस्टोरेशन एज, सी द प्यूरिटन एज और डी द ऑगस्टन एज। तो इसे द न्यू क्लासिकल एज है, इसको ऑगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हमारा ऑप्शन डी राइट है। द न्यू क्लासिकल पीरियड, सो इसकी जो टाइम पीरियड है 1660 से 1785 है और इसको ऑगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट इंडियन नॉवेल इज रिटन बाय। जो ग्रेट इंडियन नॉवेल है उसे किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, बी शशि थरूर, सी वी एस नायपॉल, डी सलमान रश्दी। तो इसका राइट आंसर है शशि थरूर। इसको शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, पब्लिश किया गया है। ये एक सैटायरिक नॉवेल है, फर्स्ट पब्लिश्ड बाय विकिंग प्रेस। इसे विकिंग प्रेस द्वारा 1989 में पब्लिश किया गया था। इट इज़ ए फिक्शनल वर्क दैट टेक्स द स्टोरी ऑफ द महाभारत। इसमें महाभारत की कहानियाँ ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणीज लेटेस्ट बुक। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लेटेस्ट बुक पब्लिश हुई थी 2019 में। वो बुक कौन सी है? ऑप्शन ए द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, बी द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स, सी द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, डी बिफोर वी विजिट द गॉडेस। तो यह हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो इनकी बुक है जो 2019 में आई थी वो है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट। द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट इज लेटेस्ट बुक पब्लिश्ड इन 2019। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। सी इज़ एन इंडियन अमेरिकन ऑथर एंड पोइट। ये इंडियन अमेरिकन ऑथर और पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन डायस्पोरा राइटर। इनमें से कौन सी इंडियन डायस्पोरा राइटर नहीं है? ए शशि देशपांडे, बी सुजाता भट्ट, सी मीना अलेक्जेंडर, डी झुम्पा लाहिड़ी। तो यहाँ हमारा आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है, शशि देशपांडे। शशि देशपांडे इज नॉट एन इंडियन डायस्पोरा राइटर। शी वॉज बोर्न इन 1938 इन धारवाड़ इंडिया। इनका जन्म 1938 धारवाड़ में हुआ था। शी वॉज एजुकेटेड द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे से इन्होंने बीए ऑनर्स की उपाधि ली थी इन इकोनॉमिक्स में 1956 और एमए इन्होंने इंग्लिश से 1970 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स हुज वर्क्स वर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ कंसीट्स आर। कि द सेंचुरी ऑफ इंग्लिश पोइट्स के इंग्लिश पोइट्स की वो सेंचुरी हुज वर्क्स वर कैरेक्टर, जिसमें उनके वर्क कैरेक्टराइज हुए थे कंसीट ऑफ आर्ट से। तो यहाँ हमारे ऑप्शन हैं ए रेनेसां पोइट, वो कौन से पोइट थे? रेनेसां पोइट थे, बी विक्टोरियन पोइट थे, सी मॉडर्न पोइट थे, डी मेटाफिजिकल पोइट थे। तो यहाँ जो पोइट हैं वो आंसर है हमारा ऑप्शन डी मेटाफिजिकल पोइट। ये मेटाफिजिकल पोइट्स थे और ये जो मेटाफिजिकल वर्ड सैमुअल जॉनसन के द्वारा कॉइन किया गया था लूज पोइट ग्रुप ऑफ पोइट्स के लिए, टू डिस्क्राइब द लूज ग्रुप ऑफ सेंचुरी इंग्लिश हुज वर्क वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्वेंटिव यूज ऑफ कंसीट्स, जिनके वर्क को इन्वेंटिव यूज ऑफ कंसीट्स के द्वारा कैरेक्टराइज किया गया था। नेक्स्ट, द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि जो इनके जो इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे वो किससे इन्फ्लुएंस्ड थे? यहाँ में स्प्रिंट हो गया है थोड़ा, यहाँ क्वेश्चन हमारा एंड होता है और ये है उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ हमारे ऑप्शन है हमारे पास
A. ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, B. डार्विनिज्म, C. पीजेंट्स मूवमेंट, D. फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ हमारा राइट आंसर कौन सा है कि इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे वो किससे प्रभावित थे, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित थे। वर्ड्सवर्थ हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने पोइम में भी लिखा है, और उनकी प्रिल्यूड में बहुत सारी कुछ बातें आई हैं। तो यहाँ ये इनका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। जो द इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज बिगिन इन 1789 एंड एंडेड इन 1789। इट अफेक्ट्स द रोमांटिक्स। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसने रोमांटिक पोइट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। हु हैड रिटन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि बाई टैगोर। कि जो गीतांजलि है टैगोर के द्वारा लिखी गई, उसके लिए इंट्रोडक्शन किसने लिखा। ऑप्शन ए W.B. ईट्स, B. एजरा पाउंड, C. T.S. इलियट, D. I.A. रिचर्ड्स। तो यहाँ ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए W.B. ईट्स। W.B. ईट्स हैड रिटन इंट्रोडक्शन टू, यहाँ हमारी DUCTION टू गीतांजलि बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखी गई जो गीतांजलि थी उसका इंट्रोडक्शन W.B. ईट्स के द्वारा लिखा गया था। और गीतांजलि में 103 पोइम्स का ये कलेक्शन है गीतांजलि। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। निम्न में से कौन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग नहीं करते। ए. जॉन डन, B. जॉर्ज हर्बर्ट, C. हेनरी वॉगन, D. जॉन मिल्टन। तो ये आप पहचान ही गए होंगे कि हमारे यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी जॉन मिल्टन इससे बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि इन तीनों को तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जहाँ मेटाफिजिकल वर्ड की हमने बात की थी। तो ये है हमारा ऑप्शन डी, जॉन मिल्टन इस स्कूल से मेटाफिजिकल स्कूल से बिलोंग नहीं करते हैं। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वाज कॉइन्ड बाई क्रिटिक्स सैमुअल जॉनसन। जॉन डन was the chief metaphysical पोइट थे। अदर पोइट्स एज हेनरी वॉगम थे, उसमें एंड्रयू मार्वेल थे, अब्राहम काउली थे, जॉर्ज हर्बर्ट थे और रिचर्ड क्रेशॉ, ये इसमें सभी शामिल थे, लेकिन इसमें मिल्टन साहब नहीं थे। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। और हम आपके लिए ऐसी ही हिस्ट्री बेस्ड अभी सीरीज़ चलाते रहेंगे, और ये भी सीरीज़ हमारी लगभग 5-6 वीडियो हम इसी के ऊपर लाने वाले हैं। इसलिए इस सीरीज़ को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। अगर आप हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।